कांग्रेस पार्टी ने हलफनामे में अपनी सरकार मनमोहन जी की सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। भारत के संविधान में खिलवाड़ केवल एक बार हुआ, आपातकाल के दौरान, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री। जीती हुई सीट में राहुल जी नहीं जा रहे तो रायबरेली क्यों फिर? और रायबरेली यदि इस वक्त जा रहे हैं तो क्या ये संदेश नहीं जाता है कि वायनाड में सब चीजें ठीक नहीं है? बोले आज उन बैंक अकाउंट में गरीब से गरीब लोग, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के महिलाएं अधिकांश हैं, वो बैंक जा सकती है या बैंक उनके घर तक पहुंचाए? गठबंधन भगवान के मुद्दों पर तो नहीं होगा ना। मैंने कहा भगवान के मुद्दों पर साथ रहना बहुत अच्छी बात है। ऐसा हम तो चाहेंगे राहुल गांधी जी भी भगवान में थोड़ा आस्था रखें। तो कांग्रेस की एक अद्भुत सोच है। हमारे राज्यों में यदि नौकरियां लग जाएंगी तो वो उद्योगपति खराब नहीं है, दूसरे राज्य में जाएंगे तो उद्योगपति चोर है। नमस्कार। नवभारत नवराष्ट्र के सभी डिजिटल दर्शकों को हमारा ढेर सारा नमस्कार और प्यार। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोगों ने एक खास कार्यक्रम शुरू किया है, नवभारत संवाद। इसके तहत हम विभिन्न पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं और उम्मीदवारों को अपने ऑफिस में आमंत्रित कर रहे हैं। इसी के तहत आज हमारे कार्यालय में पधारे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली जी। खासतौर से मुंबई आए हैं और उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर हमारे दफ्तर में पधारे हैं। इसके लिए हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। तो स्वागत है नलिन जी आपका हमारे कार्यालय में। सबसे पहला प्रश्न कि जो सबके जहन में है कि सरकार बनाने के लिए आपको 272 या 73 सांसद चाहिए, आप 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने रविवार के दिन भी अपने दफ्तर में इसको आयोजित किया, मैं आपका आभारी हूँ। क्योंकि छुट्टी के दिन वैसे ही हम लोग सारे सातों दिन तो काम करते हैं, लेकिन रविवार सुबह सुबह आए तो उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपके प्रश्न पे आते हुए, हर चुनाव में काडर को साथ रखना, एक लक्ष्य रखना, ये स्वाभाविक है। और मैं काफी हैरान हूं कि विपक्ष जो है कैसे हमारे एजेंडा पे घबरा गई है। दूसरी बात, असत्य के आधार पे अपना चुनाव प्रचार करना चाहते हैं। कई असत्य बोले हैं वो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जो 400 पार का एक लक्ष्य रखा है, कहीं ना कहीं विपक्ष इससे हिल गई है। क्योंकि 2014 में और 19 में पार्टी की सीटें बढ़ी, 300 पार किए, 337 पार किया एनडीए ने 2019 में। और हम आशा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी का काम हुआ है, जो उनका नेतृत्व है, हर स्तर पर जो काम हुए, और विस्तार से उस पर बात हो सकती है, उसके चलते जनता जो है उसके सामने दो मॉडल है। एक, इंडी गठबंधन जो आज तक पैदा नहीं हुआ, विवादों से घिरे रहे, यहां तक कि राहुल गांधी जी वायनाड में लड़ रहे हैं और उसी जो उनके साथ ऐसे तथाकथित विपक्षी दल है, उनके उम्मीदवार उनको एक कड़ी चुनौती दे रहे हैं, एनी राजा जी। और दूसरी तरफ स्पष्टता। तो एक तरफ अनिश्चितता, दूसरी तरफ स्पष्टता, नेतृत्व का स्पष्टता, इधर नेतृत्वहीन, एजेंडा में स्पष्टता, भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बड़ा स्पष्ट है। दूसरी तरफ मोदी हटाओ। और ये जो मोदी जी पे व्यक्तिगत वार भी जो हो रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग जो हो रहा है, वो भी स्पष्ट दिखाता है कि और कोई एजेंडा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं इस बार 400 पार, ये संदेश है कि हमने जो काम किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसको हम आगे लेना चाहते हैं। हमारे हाथ और मजबूत करिए। जिस गति से बदलाव हो रहा है, सकारात्मक बदलाव जो हो रहा है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे हाथ और मजबूत करिए। विपक्ष का तो आरोप है कि 400 पार मतलब संविधान खत्म कर दें। भाजपा ने हर समय ये कहा है कि भारत के संविधान में खिलवाड़ केवल एक बार हुआ, आपातकाल के दौरान, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। और उस समय भाजपा सहित विपक्ष के सारे नेताओं ने बहुत पीड़ा उनको सहनी पड़ी। और हमने हमेशा कहा है कि ये संविधान जो है ये मान्य है,
हमने कभी इसे नहीं बदला, कांग्रेस ने बदलने का पूरा प्रयास किया। और शुरू में ही मैंने कहा कि विपक्ष के एजेंडे असत्य पे आधारित है, सिर्फ हर चीज पर गलत राजनीति करने का उनका एक प्रयास है। जिस संविधान के चलते हम आए हैं और जिस संविधान के चलते हर वर्ग तक काम किया गया है, उसे क्यों बदलना? अब जैसे आरक्षण को लेकर असत्य कहा जा रहा है, अमित भाई शाह के वीडियो को डॉक्टर किया गया और कुछ लोग जेल गए, जाना भी चाहिए। इतनी बड़ी चीज आप कर रहे हैं, समाज में एक प्रकार से दरार बनाना चाहते हैं असत्य और झूठ के आधार पर। कहां पर कहा है हमने कि हम आरक्षण को बदलना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, असत्य है, निराधार है। लेकिन आज भी प्रचार में कांग्रेस के बड़े नेता ये बात रख रहे हैं। तो संविधान और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं और संवैधानिक सोच के साथ अगर खिलवाड़ कोई कर रहा है, ऐसे असत्य के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, वो विपक्ष के, भाजपा नहीं। महाराष्ट्र में आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे कि आपने पहले पार्टी तोड़ी, अब परिवार तोड़ रहे हैं। बारामती में आपने ननद और भाभी को आमने सामने कर दिया, कैसे देखते हैं? कि महाराष्ट्र की राजनीति में मुझे काम करने का मौका नहीं मिला और मैं महाराष्ट्र की राजनीति को बड़ी गंभीर एक राजनीति मानता हूँ। यहाँ अलग अलग दल तो हैं ही है, लेकिन महाराष्ट्र एक इवॉल्व्ड पॉलिटिकल स्टेट है। मतलब महाराष्ट्र, और इसलिए आपने नोट भी किया होगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हुए भी महाराष्ट्र पर मेरे ना के बराबर बयान है, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे गंभीर राजनीति में और इवॉल्व राजनीति में जो महाराष्ट्र के लोग हर चीज को समझते हुए जो कह सकते हैं, मुझ में वो कमी है। क्योंकि मैं दिल्ली आधारित हूं, मेरा काम ज्यादा पूर्वोत्तर में रहा है, उत्तर में रहा है, वहां की राजनीति पे थोड़ी समझ है तो मैं बोलता हूँ। और एक वकील होने के नाते शायद ये मेरे पेशे से एक सीख है कि जिस पर ज्यादा समझ या जानकारी ना हो उस पर नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है हमारे जो स्थानीय वरिष्ठ नेता हैं और आप सबके संपर्क में, वो आपके लिए ज्यादा उपयोगी होंगे। लेकिन जो भी आपने 2 दिन मुंबई में बिताए, जी, तो क्या तस्वीर नजर आई? मुंबई में देखिए, मेरा कार्यक्रम था मोदी जी के लिए प्रचार करना। जो कार्य हुए हैं पिछले 10 सालों पे, उसमें मैंने कुछ कार्यक्रम किए वकीलों के बीच, अलग लोगों के साथ मिलकर। और जहां मैं गया हूं, एक ही चीज है, हमारी सरकार बन रही है, संख्या 400 पहुंचेगी या नहीं, ये पूछते हैं। और मैं उनसे कहता हूं आप भी मानते हैं सरकार बन रही है? बोलते बिल्कुल बन रही है। और कोई ना तो कोई नेता है ना कोई एजेंडा है। तो मैं उनसे कहता हूं जब आप भी खुद ही तय कर रहे हैं वोटर होकर कि सरकार बनने वाली है, मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, तो आपको इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहिए, सबको बाहर लेके जाना चाहिए। तो इसीलिए मुझे तो पॉजिटिव संकेत मिले, नेगेटिव नहीं। लेकिन हाँ, मैं मुंबई ही आया हूँ, मुंबई के लोगों से मिला हूँ, बाकी राज्य के अलग अलग जगह नहीं जाने का मुझे अभी तक सौभाग्य मिला, तो मैं उसके लिए कह नहीं पाऊंगा। सर, जिस तरीके से विपक्ष एक साथ आ गया है और बार बार बीजेपी पर कई आरोप लग रहे हैं, साथ ही साथ उनका भी ये भी आरोप है कि इतना सब कुछ होने के बाद इस बार बीजेपी 200 भी पार नहीं कर पाएगी, तो इसको आप किस? ये तो इन्होंने 4 महीने पहले भी कहा था। जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, राहुल जी का स्वयं बयान है कि चारों में बीजेपी नहीं आने वाली, हारने वाली है। शिवराज जी का वहां पर ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो सवाल ही नहीं उठता है कि बीजेपी कभी आ सकती है। राजस्थान में हम वापस आने वाले हैं। क्या हुआ? राजस्थान में हमारी सरकार स्पष्ट बनी, मध्य प्रदेश में अच्छे संख्या से आए। छत्तीसगढ़ जो गढ़ माना जा रहा था, बिल्कुल वहां पर पैरों तले उनके जो है पांव फिसल गए। ये तो 4 महीने पहले की बात है। यही बात 2019 में उन्होंने कहा, 2019 में सीटें हमारी बढ़ी। तो इच्छाओं पे केवल राजनीति नहीं चलती। तो इन राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी या अलग दल जो है, पहली बात एकजुटता कैसे? जब वायनाड में ही एकजुटता नहीं है तो देश की क्या बात कर रहे हैं? वायनाड के चलते रायबरेली तक भागना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम अमेठी में जीत रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी जी वहां से क्यों नहीं लड़ रहे? पारिवारिक सीट है, खुद वहां सांसद रहे, हारे तो वायनाड गए, वायनाड को रखा, हार तो गए। जीती हुई सीट में राहुल जी नहीं जा रहे, तो रायबरेली क्यों? फिर
और रायबरेली यदि इस वक्त जा रहे हैं तो क्या ये संदेश नहीं जाता है कि वायनाड में सब चीजें ठीक नहीं है? तो कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और ये शायद उनका अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो ऐसी बात कर रहे होंगे, अपने अपने अपना भी मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ तो कहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये उनकी ऐसी राजनीति है। तो बीजेपी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, सबसे अमीर पार्टी बन गई है, महाशक्ति भी कही जाती है। तो क्या जरूरत पड़ रही कि मतलब दूसरी पार्टियों अलग अलग राज्यों में, खाली महाराष्ट्र नहीं, मध्य प्रदेश में भी देखा गया और भी कई बिहार में देखा गया, मतलब आप दूसरी पार्टी को तोड़ने का आप लोगों पे आरोप लगता है, आप लोग अपने सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो क्या मतलब इसमें क्या मनसा है आप लोगों की? हम अपने आप को एक परिवार कहते हैं, लेकिन परिवार आधारित पार्टी नहीं है। इस देश में दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं, परिवार केंद्रित, विचारधारा केंद्रित। विचारधारा केंद्रित में वामपंथी, अब घट गए वो, और भारतीय जनता पार्टी। परिवार केंद्रित का अर्थ है कि जो शीर्ष नेतृत्व है या तो एक परिवार से आएगा या उस परिवार के आशीर्वाद के साथ ही वहां नेता बनता है। ये हो गए दो मॉडल। लेकिन हम अपने आप को एक परिवार कहते हैं, संघ परिवार परिवार कहता है, भाजपा भी अपने आप को एक परिवार मानता है, और हम केवल विचारधारा से जुड़े परिवार है। तो हम कहते हैं हमारा परिवार बढ़ना चाहिए, और हम लोगों को अपनाते हैं। मोदी जी जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा मैं 125 करोड़ भारतीयों का प्रधानमंत्री हूं। जिन्होंने मेरे लिए वोट किया उनका भी, जिन्होंने वोट नहीं किया उनका भी। मैं तो प्रधान सेवक के रूप में सबकी सेवा करूंगा। तो हमारा परिवार बढ़े, इसमें कोई गलत बात नहीं है, राजनीति है। और राजनीति में होता है कि आप अपने आप को और मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जब आप बनाते हैं तो सेवा करने का एक अवसर मिलता है। और मैं उदाहरण देता हूं, 1972 में राष्ट्रीयकरण हुआ बैंक का। किस कारण? गरीबों के लिए बैंक अकाउंट खोलेंगे, खुले। मोदी जी की सरकार में 50 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खुले। क्या 40 साल में बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे? मजाक बनाया गया, लेकिन खुले। आज उन बैंक अकाउंट में गरीब से गरीब लोग, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, महिलाएं अधिकांश हैं, वो बैंक जा सकती है या बैंक उनके घर तक पहुंचाए। फिर बात हुई टॉयलेट्स की। स्वच्छ भारत में उसका मजाक उड़ाया गया। हमने नाम रखा, मोदी जी ने रखा, इज्जत घर। ना केवल ये सुरक्षा और स्वच्छता की बात है, ये इज्जत की भी बात है। मजाक उड़ाया गया, लेकिन बन नहीं सकते थे इस देश में टॉयलेट, किसने रोका? 1947 से 2014 तक इस देश में 91,000 नेशनल हाईवे बने, 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। आज वो 1.5 लाख है। तो 10 साल में लगभग उतने बन गए जितने 70 साल में बने। गांव में जो सड़कें हैं वो लगभग 4 लाख किलोमीटर थी 2014 तक। अब वो लगभग 8 लाख किलोमीटर है। तो ये सब तब हुआ है जब आप सरकार में आ पाए। तो सरकार में आने के लिए आप और विस्तार से जुड़े और लोग हमारे बिन आए, हमारे विचारधारा से जुड़े, ये अच्छी बात है। ये तो राजनीति है, और काम करने का आपको एक अवसर मिलता है। तो मैं इसको राजनीति के दायरे में देखता हूं, और उस दायरे से नहीं देखता कि हम कोई प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, सर सिद्धांत की बात करें। दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले विकास हुए तो सब देख रहे हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एजुकेशन महंगा होता जा रहा है, लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। और एक ऐसा विपक्ष का कहना कि सब खाली दिखावा है जो विकास है। 80 करोड़ लोगों को आज भी मतलब आपकी सरकारी दावा करते हैं कि हम लोग मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो विकास किसका हो रहा है? तो विपक्ष ये कहना चाहता है कि विकास सिर्फ अमीरों का हो रहा है, ये विपक्ष का दावा है। तो तो वो फिर नाम लेते कुछ उद्योगपतियों का। वही उद्योगपति कांग्रेस शासित राज्यों में जाते हैं तो उनको गले लगाते हैं। मुझे समझ नहीं आया, जो व्यक्ति इतना खराब है तो उसको गले क्यों लगा रहे यार? और उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते नहीं तो ये निवेश के लिए। उद्योगपति क्या करता है? फैक्ट्री लगाता है, काम करता है, उनमें नौकरियां मिलती है।
तो कांग्रेस की भी एक अद्भुत सोच है। हमारे राज्यों में यदि नौकरियां लग जाएंगी तो वो उद्योगपति खराब नहीं है, दूसरे राज्य में जाएंगे तो उद्योगपति चोर है। तो ये तो उनकी मानसिकता को दर्शाता है। अब एक एक करके चलते, आपने स्वास्थ्य उठा, 1947 से 2014 तक 8 एम्स इस देश में थे, आज 23 है, 3 गुना, 2 गुना ज्यादा एम्स खुले हैं। 1947 से 14 तक इस देश में जितने मेडिकल कॉलेज थे दुगने हो गए 10 साल में, मेडिकल सीट्स दुगनी हो गई हैं। 50 करोड़ लोग तक, 10 करोड़ लोग हैं, 12 करोड़ आयुष्मान भारत में कवर्ड, परिवार को गिनते हैं तो 50 करोड़ लोग। मुफ्त के सर्जरीज भी हो रहे हैं। 10,000 जन औषधि दुकान खुले हैं जिनमें लगभग 2,000 दवाइयां बहुत सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। अब कोई कहे कि 10 साल में सब कुछ बदल दिया, ये तो संभव नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बदल दिया। तो ये हर चीज का एक मापदंड होना चाहिए। महंगाई की बात होती है, कांग्रेस के, आप यूपीए के, भाई पिछले 10 साल ले लीजिए और इन 10 सालों को ले लीजिए। यूपीए के पिछले 10 साल में 12%, 9 से 12% रही है महंगाई का दर। हमारे शासनकाल में 6% के इर्द गिर्द, 6, 6.5, कभी उससे कम, 3, 3.5, 4, 5, 6, कभी कभी 7 तक भी गई है, लेकिन डबल डिजिट्स 10, 11, 12, 13, 14, 15 कभी नहीं। तो आरोप लगाना तो सरल है, लेकिन फिर आप अगर डेटा के बात आधार पे करें तो जवाब क्यों नहीं। और फिर मेरा इस पे एक राजनीतिक सवाल है कि लोग दुखी हैं, कह रहे जी स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, सड़क ये खराब हुआ है, देश में बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन वोट भाजपा को मिल रहा है, उनको क्यों नहीं वोट मिल रहा है। तो इसका राजनीतिक जवाब भी देना चाहिए। मैं तो आज तक समझ नहीं पाया कि कोई वोटर जो है दुखी होगी किसी राजनीतिक दल से और उसके बाद उन्हीं को वोट दे। ऐसा तो राजनीति में नहीं होता है। तो ये विपक्ष के आरोप है, बिल्कुल किसी आधार पे ये आरोप जो है खड़े नहीं होते। वोट तो आपको दे रहे हैं, लेकिन ईवीएम की वजह से भाजपा को जा रहा है सब। वो कहते हैं हम तो अब राहुल जी को देते हैं, लेकिन मोदी जी को जाता है वो। अब राहुल जी इसका भी जवाब देते, यदि हमें सारे वोट लेने होते तो फिर उनको हम जिता क्यों रहे, तेलंगाना क्यों नहीं जीत गए, फिर हिमाचल क्यों नहीं जीत गए। ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई कि कोई आरोप लगाता है कि ईवीएम पे आपका कंट्रोल है, फिर वो जीत भी जाते हैं। ये तो बड़ी अद्भुत बात हुई। वोट क्या होता है, इसका बड़ा सरल है। वोट और ईवीएम चलता है उंगली के आधार पे। उंगली हमारे हाथ में तो है नहीं, जनता जनार्दन के हाथ में है। वो जहां दबाएंगे वहीं बटन दबेगा। अब राहुल गांधी जी क्या रहे हैं कि उनकी बात को सत्य करने के लिए हम जाकर लोगों की उंगलियां पकड़ के जबरदस्ती क्या कांग्रेस के ऊपर में उनकी उंगली दबवाएंगे बटन पे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो राहुल गांधी जी को आत्मचिंतन, आत्म मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि 10 साल से उनकी पार्टी वाले मानते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो जनता उनको क्यों नहीं स्वीकार रही। मतलब आप कहते हैं हम किसानों का विकास कर रहे हैं, बहुत सारी सुविधाएं, तो आखिर किसान आपके खिलाफ क्यों? कुछ वर्ग हैं, सारे तो नहीं है। और एमएसपी बढ़ी है 10 साल में, जिस गति पे एमएसपी बढ़ी है पहले नहीं बढ़ी। 12 करोड़ किसान के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए 2,000 हर 3 महीने में जा रहे हैं। ये इन किसानों को आवश्यकता होती कि कुछ उनको सपोर्ट मिले। जब किसान आंदोलन भी हुआ, हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोले, हम तो बोलते हैं कि भाई आप अन्नदाता हैं और हम मानते हैं कि भाई आपके और हमारे सोच में कोई अगर गैप है उसको पूरा करने के लिए बातचीत होनी चाहिए। लेकिन पूरे देश में तो नहीं था ना, अलग अलग जगह पे किसान आंदोलन रहे हैं। हम मानते हैं कि वो अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, लेकिन जो सोल्यूशन अगर बात कर रहे हैं किसी भी विषय के ऊपर में, अगर हमें सोल्यूशन लाना है वो ऐसा नहीं हो सकता जो सोल्यूशन आगे जाकर कोई और दिक्कत पैदा करे। अब अगर एमएसपी की बात होती है तो सरकार एमएसपी तो बढ़ा रही है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर कंपल्सरी परचेज करेंगे तो दुनिया में कहां पर हो रहा है, अर्थव्यवस्था क्या उसको डील कर सकती है, ये प्रश्न है। और इनमें बातचीत के आधार पे दूरियां कम होती है और वो बातचीतें चलती हैं। लेकिन मैं फिर इसी बात को दोहरा रहा हूं कि 10 साल से मेहनत जो किया गया है देश में, मोदी जी ने जो, उनकी सरकार और
के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किए, हर मापदंड के आधार पे देखेंगे तो कांग्रेस के पिछले 10 साल या हम तो 70 साल तक पीछे जाकर कहते हैं, आप कंपेयर करके बताइए कि हम आपसे अच्छे हैं या नहीं। तो एक दिशा में बढ़ रहे हैं। अब मैं 2 चीजें और कह देता हूं इसमें। हम 10वीं सबसे बड़े अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें नंबर पे आ गए, कभी चौथा, 5वां, तीसरे नंबर पे हम पहुंच जाएंगे अगले 3 से 4 साल, ज्यादातर 5 साल के अंदर में। और हर ट्रिलियन डॉलर जो हम जोड़ते हैं पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। तो ये भी एक सोच है कि भाई विकसित अगर बनना है तो विकसित तो सबको बनना पड़ेगा ना। विकसित देश तब नहीं बन सकता है कि एक वर्ग आपका बिल्कुल पीछे रह जाएगा और एक वर्ग आगे हो जाएगा। विकसित देश का मतलब सब जो है, हर वर्ग कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति पे है। तो जब 2047 का विकसित भारत का एक रखा गया है लक्ष्य, उसको हासिल करने के लिए पहले 27, फिर 37, फिर 47, तो 27 से के बाद तो 29 का इलेक्शन आएगा। लोगों को दिखेगा ना भाई 24 और 29 में कितना हुआ। अभी हम अपना काम बता रहे हैं 14 से 24। जनता को एक मौका मिलेगा भापने के लिए भी आगे बढ़ पाए हैं या नहीं। और इस बात को मत भूलिए कि इस पीरियड में कोरोना भी तो हुआ है। 2 साल बड़े महत्वपूर्ण गए हैं। उसमें जो महामारी है वो, उसमें अर्थव्यवस्था को जो ठेस पहुंची, तब भी आज भारत जो है विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा गति पे बढ़ रही है। मुझे लगता है कि जिनको लगता है, मतलब जो अलग अलग समाज के तबके हैं, उनको लगता है कि और काम होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो सही तरीके से ही उठाने पड़ेंगे। हाँ बोलिए ना। आयुष्मान भारत की उपलब्धियां तो गिनाती है बीजेपी जी, लेकिन आयुष्मान भारत में बहुत सा जो क्राइटेरिया रखा गया कि आपके पास वाहन ना हो, मोबाइल हो, बहुत सारे, तो बहुत सारे तो ऐसे लोग कट जा रहे हैं आज के युग में। सही बोले आप। हाँ, सही बोले आप। तो विनय जी, और एक इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप जब डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी स्कीम को पहुंचाने के लिए, तो आप जब स्टार्ट करोगे बेस से स्टार्ट करोगे, फिर एक्सपैंड करेंगे। कुछ दिन पहले एक समाचार आया कि इरडाई जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इंश्योरेंस कंपनियों को देखती है, वहां पर एक प्रश्न उठा है और एक नीति की बात हो रही है कि आज आप इंश्योरेंस एक बुजुर्ग व्यक्ति को नहीं दे सकते। 65 साल से ऊपर कोई जाना चाहे या 60 से ऊपर नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि इनकी बीमारियां आएंगी। तो अब प्रश्न उठा है उनको कैसे हम वंचित कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस जब स्टार्ट होता है, पहले जीरो था, आज 50 करोड़ लोगों तक आप इंश्योरेंस किसी रूप से तो पहुंचा रहे, और राज्यों की अलग अलग स्कीम है। जैसे मैं आसाम के साथ जुड़ा हूं, उनका एड ऑन है। ऐसा नहीं है कि आप एक स्कीम में हो गए तो एड ऑन हो रहा है, पर वो क्लासिफिकेशन इंक्लूड होते जा रहा है, एक्सक्लूड नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे ऊपर नीचे ये बढ़ रहा है। और मैं मानता हूं कि ये चीजें धीरे धीरे, गरीबी को कैसे आप मापेंगे, जैसे अर्थव्यवस्था और विकसित होती है वो भी बदल जाएंगे। कल एक विकसित देश होंगे तो उसमें ये थोड़ी ना होगा कि आपके पास 2 व्हीलर नहीं है तो 2 व्हीलर बेस हो जाएगा, फ्रिज बेस हो जाता है, टीवी बेस हो जाता है, तो ये चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी। तो मुझे लगता है उस दिशा में काम होगा। ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट रहने वाला है। सरकार ने काफी विकास आपने बताया कि काफी की है, तो फिर विपक्ष का ये कहना है कि प्रधानमंत्री को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कौन मीट खा रहा है कौन मटन खा रहा है इसकी बात कर रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विपक्ष मुद्दे उठा रहे हैं उनका जवाब दे रहे हैं। अगर 45 मिनट बोलते हैं तो उसमें 5 मिनट जवाब थोड़ी ना पूरा भाषण है, बाकी 40 मिनट भी तो विपक्ष को सुनना चाहिए। वो 40 मिनट से विपक्ष भागती है, क्योंकि वो 40 मिनट में हिसाब कैसे देंगे कि भाई हमने इतना काम नहीं किया, आपने इतना जितना किया। तो विपक्ष वो 5 मिनट पर फोकस रहती है, हम पूरे 45 मिनट की बात करते हैं। राम मंदिर पे आ जाते हैं। देखिए, राम मंदिर पे हम समझ सकते हैं कांग्रेस की कुछ दुविधा और दिक्कतें हैं। वो कहते हैं राजीव गांधी जी ने शिलान्यास किया, तो फिर राम जी को त्याग क्यों दिया? शिलान्यास अगर आपने किया तो भगवान श्री राम का वहां एक भव्य मंदिर बने। एक मुझे बयान दिखा दीजिए कि हम चाहते हैं वहां भव्य मंदिर बने। कहा नहीं। कांग्रेस पार्टी ने हलफनामे में अपनी सरकार
मनमोहन जी की सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहा कि भगवान श्री राम काल्पनिक है। भगवान की दर्जा से आपने उन्हें काल्पनिक बना दिया। जब कोर्ट की सुनवाई हो रही थी तो कहते थे नहीं जल्दी मत सुनिए, हर रोड़ा आपने डाला। जब 22 जनवरी को वहां पर कार्यक्रम हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठा का, तो आपने कहा हम नहीं जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के कई नेता कह रहे थे हम जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया। और फिर कहते हैं भगवान श्री राम पर राजनीति भाजपा कर रही है। राजनीति तो वो कर रहे हैं। तो उद्धव जी की तो शिवसेना इन सारे मुद्दों पर आपके साथ थी, वो भी राम के मुद्दे के साथ थे, फिर ये डाइवोर्स क्यों हो गया? भगवान के मुद्दे पे तो साथ सबका रहना बहुत अच्छा होता है। क्यों गठबंधन टूट क्यों गया? गठबंधन भगवान के मुद्दों पर तो नहीं टूटा ना। मैंने कहा भगवान के मुद्दों पर साथ रहना बहुत अच्छी बात है भाई। ऐसा हम तो चाहेंगे राहुल गांधी जी भी भगवान में थोड़ा आस्था रखें, भगवान श्री राम के वहां जाएंगे, मंदिर देखेंगे। हाँ, चुनाव के समय कई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो लेकिन एक चुनावी हिंदू और एक हिंदू होने में बहुत फर्क है। तो हमें स्पष्टता मिलती है भाई, हम तो कह ही रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बना, हम बहुत खुश हैं। राहुल जी राजनीति करते हैं, उनको काल्पनिक कहते हैं, उनकी सरकार कम से कम उन्हें काल्पनिक कहते हैं। वो कल्पना भाई, उनके पास इतना समय जरूर था कि जब मनमोहन जी विदेश में थे तो उन्होंने कागज उठा के फाड़ के कहा कूड़े के डब्बे में फेंक दीजिए। उस कूड़े के डब्बे में जो अध्यादेश फाड़ के फेंक दिया था, उसी की वजह से वो खुद से उनकी सदस्यता खत्म हो गई। ऐसे ही जब हलफनामा बना था भगवान श्री राम को काल्पनिक कहने में, उसको भी फाड़ के कूड़े के डिब्बे में फेंक देते तो हमें शायद लगता कि भाई भगवान श्री राम में उनकी आस्था है। उद्धव जी से फिर पुनर्मिलन की क्या संभावना है, मैं महाराष्ट्र की राजनीति को इतनी गंभीर रूप से मैंने उसका चयन नहीं किया है। और इस वक्त चुनाव में हमारे पास एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी की सरकार बने, भाजपा की सीटें बढ़े, जो काम पिछले 10 साल में हुए उन्हें आगे बढ़ाया जाए मजबूती से। जिस दिशा में आज भारत जो है विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, वो और बड़ी अर्थव्यवस्था बने, विकसित भारत बने। और विकसित भारत का अर्थ ये हुआ कि हर भारतीय की जिंदगी में सुधार हो। हमारे पास एकमात्र ये लक्ष्य। सर मेरा एक दो सवाल और है। तीन पूछिए। एक ये है कि अभी आपने कुछ आंकड़े पेश किए कि मतलब कांग्रेस के शासन में महंगाई दर 12% 10% थी, 13-14 आपके समय 7-6 के आसपास है। तो कांग्रेस के शासन में जब 12-13% महंगाई दर थी, उस टाइम पे गैस सिलेंडर 400 मिलता था, आपके समय में वो 1100 रुपये पहुंच गया। तो ये समझ से मतलब परे है कि ऐसा क्यों? हाँ, दो चीजें इसका एक अच्छा, और ये भी अच्छा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के समय में जब ये था तो उस समय सब्सिडी भी इतनी नहीं थी जो फ्री में सिलेंडर बांटे जाते हैं। 12 करोड़ महिलाओं तक उज्ज्वला पहुंचाया गया, कांग्रेस ने तो पहुंचा ही नहीं। और कांग्रेस ने क्या किया, पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ाए नहीं, और आगे अगली सरकार आएगी उसको झेलेगी। पेट्रोल बॉन्ड दे दिए, उसके ऊपर में इंटरेस्ट रेट जो है अगली सरकार को देना पड़ा। तो कांग्रेस ने कभी भी समस्या का समाधान नहीं किया, राजनीति की। हम समस्या का समाधान करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। दूसरा एक ये है कि बीजेपी पे एक आरोप लगते हैं कि केंद्रीय एजेंसियों को आप लोगों ने अपना गुलाम बना लिया, उनको आप लोग अपने मतलब सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। आपने इलेक्शन कमीशन तो को नहीं छोड़ा, आपने सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हिसाब से चलाने का कोशिश आप लोग कर रहे हैं। तो एक एक करके चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पहले बात करते हैं। ये भी एक अद्भुत सोच है, जब केस सरकार के खिलाफ सरकार हार जाती है और केस कोई और जीता तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है। जब केस वो हार जाते हैं, सरकार जीत जाते हैं, तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का सुनहरा समय जो है खत्म हो गया है। अब रोज मैं एक वकील हूं, रोज कोर्ट जाता हूं, कुछ केस जीतता हूं, कुछ हारता हूं। अब इसका अर्थ थोड़ी ना होगा जो केस हार गए तो जज खराब है, जब केस जीत गए तो जज ठीक है। अब कांग्रेस पार्टी की अगर यही सोच हो गई जीत और हार में, तो फिर राहुल गांधी जी पे क्या सर्टिफिकेट होगी, बता दीजिए आप। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का जो एक शानदार उपलब्धियां रही हैं पिछले कई चुनावों में, तो उस हिसाब से फिर वो क्या सर्टिफिकेट उनको देंगे। तो ऐसे सर्टिफिकेट ऐसे नहीं दिए जाते, सर्टिफिकेट गंभीर विषयों को देखते हुए दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिर आपने पूछा चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग पे
कहा गया है कि चुनाव आयोग अब संवैधानिक का रूप से काम नहीं कर रही है, बैलेट बॉक्स में मजाक हो रहा है। तो राहुल गांधी जी कैसे जीते हैं? वही चुनाव आयोग, वही ईवीएम। तेलंगाना कैसे जीते? दो ही चुनाव मैं बता रहा हूं, हिमाचल ऐसा नहीं है कि उनके कैंडिडेट कैसे जीते। तो यदि चुनाव आयोग हमारी जेब में होती तो फिर राहुल गांधी जी को सब जगह हरवा देते, कांग्रेस की क्यों हम सरकार बनवाएंगे भाई? तो ये बड़ी अद्भुत बात हुई। फिर वही आरोप लगाना बड़ा सरल है। आरोप की राजनीति कर सकते हैं यदि आरोपों में कोई तथ्य हो। जितने आरोप कांग्रेस के शासनकाल में लगे उनमें तथ्य थे। तीसरा कौन सा आपने संस्था बताया था? ईडी। हाँ, डीजी से सीबीआई उस पे आ जाते हैं। ईडी के 3000 रेड हुए। हाँ, रेड बढ़े हैं, पर ऐसा क्यों है कि रेड में फिर पैसे पकड़े जा रहे हैं? विपक्ष के नेताओं के घर, कांग्रेस के एक सांसद के घर में 351 करोड़ रुपए कैश। सवाल तो सर यही है कि जो भी नहीं आ रहा भाई, 351 करोड़ कैश। 1947 तक किसी के घर में 350 करोड़ कैश नहीं मिला। कांग्रेस के सांसद, तृणमूल के अलग अलग मंत्रियों का 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ कैश मिल रहा है। अब हो सकता है इससे पीड़ा हो रही हो। इसके कैश के बरामद होने के बाद ही उन्होंने कहा नहीं, हमें चंदा इकट्ठा करना है। 200 रुपए, 2000 रुपए, 1000 रुपए, जो मिले चंदा मिले। एक शायद पुरानी पिक्चर थी इनकलाब, अमिताभ बच्चन की, जहां तक मुझे याद है, उसमें भी ऐसा ही कुछ हमने देखा था कि सूटकेस में पैसे पड़े हुए थे और वो कह रहा था चंदा इकट्ठा होना चाहिए। तो ये पीड़ा जो है कहीं ना कहीं उनको दिक्कत हो रही होगी, उसके लिए होगा। और तीसरी बात, जितने जो ये केसेस हुए हैं, या तो कहिए इनके यहां कुछ मिल नहीं रहा है तो गलत हो रहा है, मिल रहा है तो आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ना हो। उन्होंने फिर एक और आई है, इलेक्शन बॉन्ड पे उन्होंने आरोप लगाया। 3000 ईडी के केस हुए। 26 ऐसे कंपनी है जिन्होंने इलेक्शन बॉन्ड दिए राजनीतिक दलों को। 26, 3000 में से, क्योंकि उन्होंने कहा ना ये तो बराबर सब चल रहा है। उन 26 में 16 ऐसे थे जो रेड के पहले या बाद में या उस समय में उन्होंने दिए। तो चलिए अब इन 16 की बात करें। 66% जो पैसे उन लोगों ने, ये 16 कंपनियों ने दिए, विपक्ष के उनको दिए, सरकारों को। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, राहुल जी कहते हैं दलाली और ये सौदा हो रहा है, पैसे उनको मिल रहे हैं, उनकी पार्टियों को मिल रहे हैं, उनके सहयोगियों को मिल रहे हैं। तो ये आरोप है। मैं महिलाओं से रिलेटेड हाँ, पूछूंगी। पहले तो कांग्रेस 1 लाख रुपए देने वाले है महिलाओं को, ये बात हो रही है, इसके ऊपर भाजपा क्या कहेंगे और क्या देंगे? और सेम ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि महिलाओं का कहीं पे भी सुरक्षा आज नहीं है, वो सिटी हो, जैसे हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, केरला है, कर्नाटक है, सभी न्यूज में स्टोरीज आ रही है। इवन सिटी में भी 11 बजे के बाद ट्रैवल करना महिलाओं के लिए सेफ्टी नहीं है। तो इसके लिए महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? महिला सुरक्षा को लेके मेरे जो विचार हैं, और थोड़े व्यक्तिगत विचार बोलूंगा। देखिए, कानून अपनी जगह है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। ये कानून, जैसे मैं अगर रेप के केस को लूं, रेप में आप अब फांसी की सजा दे रहे हैं, लेकिन ये हमें भी सोचना पड़ेगा, कई केसेस में अब रेप के बाद मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि वो फांसी की सजा यहां हो गई तो मर्डर हो रहे हैं, तो डबल विक्टिम हो गए ना। तो पीड़ा हो गई इतनी ज्यादा, उसके बाद मर्डर भी हो रहा है टू वाइप आउट एविडेंस। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को तो प्रतिबद्ध होना ही है। ऐसी मतलब इसमें कहीं सोच नहीं हो सकती कि जो सरकार है, पुलिस है, एजेंसीज है, उनको अपना काम करना ही है, वहां चूक का सवाल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमें इस पर भी चिंता करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज की जड़ में भी जाना जरूरी है। क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं के लिए इतनी अच्छी सोच रही है, हम तो पूछते हैं महिलाओं को देवी के रूप में, हर चीज में, पृथ्वी को भी मां मानते हैं। तो इसीलिए ये एक और विषय है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो मैं राजनीतिक अपने पार्टी की बात कहूं, महिलाओं के सुरक्षा के लिए कोई भी कदम जो उठाने, वो तो उठाए जाएंगे, उससे ज्यादा जो किए जा सकते हैं वो भी किए जाएंगे, करना ही है, सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन दूसरी बात, जहां जहां कमियां दिख रही है उसको भी मिलकर हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता ना कि मेरा राज्य या आपका राज्य। महिला की सुरक्षा के लिए थोड़ी ना कोई राजनीतिक लकीर खींची जा सकती है कि ये हमारी सरकार नहीं है, ये उनकी सरकार नहीं है, हमें मिलके सबको ये
ये तो हुआ एक। दूसरा रहा, आपने कहा महिलाओं के सुविधाओं के लिए या राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहे थे ना? कांग्रेस हाँ, 1 लाख रुपए जो कह रही, कांग्रेस के मैं बयानों को गंभीर नहीं मानता। कांग्रेस चुनाव के समय कुछ भी कह सकती है। कर्नाटका में उन्होंने बहुत चीजें कह दी, फिर कर्नाटका में उन्हीं के मंत्री सुने गए, कई उनके टेप्स निकले, भैया हम कहाँ फंस गए, पैसे नहीं है देने के लिए, हमने ऐसे वायदे कर दिए, अब विकास के लिए काम के लिए नहीं है। तो ये आप देखिए, वादा करना बड़ा सिंपल है, निभाना बड़ा कठिन है। तो कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। ये दो अलग अलग मॉडल हैं। तो कांग्रेस तो कुछ भी कह रही है, अब जैसे निराधार बात कर रही है वो, कि हम आरक्षण हटाना चाहते हैं। कौन हटा रहा है भाई? तो कांग्रेस के साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। हमने महिलाओं के लिए चिंता किया। तो मैंने टॉयलेट्स की बात की, उज्ज्वला की बात की, बैंक अकाउंट्स की बात की। बैंक अकाउंट्स की बात करते दो और आपको बताता हूं, लखपति दीदी की कल्पना है, ड्रोन दीदी की कल्पना है। ड्रोन दीदी आज हो गई है, लखपति ट्रैक्टर चलाते हुए महिलाओं को दिखाया जा रहा है। तो हम तो चाह रहे हैं महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हुए, तो महिलाओं की भागीदारी हर वर्ग पर हो। अब इस देश में ऐसे भी उदाहरण आने लग गए हैं कि महिला जो है लखपति दीदी अपने पति के लिए एक स्कूटर खरीद रही, ऐसे सही उदाहरण है। लेकिन कांग्रेस इनके बारे में थोड़ी ना बात करेगी, क्योंकि फिर प्रश्न उठेगा कि भाई आपकी तो महिला प्रधानमंत्री थी, तो आप क्यों नहीं कर पाए? तो महिला सुरक्षा को लेकर एक उसमें ऐड करना चाहूंगा। भारत में लव जिहाद के मतलब बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, कितना सत्य है उसमें? और किसके? लव जिहाद। इस शब्द के कई पहलू हैं, क्योंकि लव जिहाद को लेके उसको दो रूप से देखना पड़ेगा। पहला है कि चर्च के कई लोगों ने केरल में इसकी चिंता जताई है। तो ये हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये उन युवाओं की बात हो रही है जो धर्म का गलत उपयोग करके अपने आप को दूसरा धर्म का बता के महिलाओं के साथ रिश्ते जोड़ के उनको फिर फंसा देते हैं। ये ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए भाई, आप जिस मर्जी धर्म के हैं, संविधान में पूरी अनुमति है कि भाई आप अपने धर्म के हिसाब से अपने जिंदगी को, लेकिन ये तो अनुमति हो नहीं सकती ना कि आप अपने धर्म को छुपाकर किसी को गुमराह करके उनकी जिंदगी तबाह करने में लगे। और ये चिंता केरल की बात अगर स्पष्ट रूप से कहें तो ऐसे उदाहरण आए हैं, वहां तो चर्च के कई लोगों ने भी इसके ऊपर में चिंता जताई है, देश के अलग भाग में भी हुए। तो एक सुरक्षा को लेके ऐसी एक सोच है कि भाई नहीं होना चाहिए। लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में अपने मर्जी से बिना कोई झूठ और फरेब के अगर रिश्ते बनते हैं तो वो भी तो उनकी अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी कैसे करें, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन दुख की ये बात है कि इस पे चर्चा कम हो रही है, और जो ऐसे उदाहरण आ रहे हैं उससे एक चिंता समाज में कुछ तथ्यों के आधार पे बढ़ती जा रही है, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसके उदाहरण बढ़ रहे हैं। नलिन जी, किसी भी छात्र के लिए परीक्षा का समय सबसे इम्पोर्टेंट जी। तो अरविंद केजरीवाल को जब लोकसभा चुनाव की परीक्षा आई तो वो जेल में बंद हो गए। अरविंद केजरीवाल जी छात्र तो है नहीं। अब वैसे तो राजनीति के छात्र तो कहते हैं वो। इसका मैं आपको दूसरा जवाब क्या देता हूँ, जिंदगी एक परीक्षा है, तो उस परीक्षा का वो एक जवाब दे रहे हैं। जिंदगी में केवल चुनाव एक परीक्षा नहीं है, जिंदगी के कई हर कदम एक नई जंग है। बिल्कुल। लेकिन केजरीवाल जी पे अगर आ जाए तो मुझे बताइए, कई अद्भुत चीजें उनकी है सरकार, पार्टी, और वो कहते हैं। केजरीवाल जी ने 2013 में अपने गले को फाड़ फाड़ कर कहा था कि मैं भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा। ये कहा था कि भ्रष्टाचार या कोई ऐसा हो तो रिकॉर्ड करके लाना, मैं अपने उस पर एक्शन लूंगा। अब दिल्ली के शराब नीति और एक्साइज घोटाला में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी उस पार्टी के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं उस सरकार के, उन्होंने कहा कि पुरानी नीति बेकार है, दिल्ली के फायदे के लिए नई नीति आनी चाहिए। जब नई नीति में मीडिया में प्रश्न उठ गए कि भाई जो प्रक्रिया आपने बनाई उससे हटके आपने काम किया है, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया है, पैसे का लेन देन का आरोप आ रहा है, तो पुरानी नीति को जो उन्होंने कहा बेकार है, कूड़े के डब्बे में फेंक दिया, कूड़े के डब्बे से उसको निकाल के वापस लागू कर दिया, नए को कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया। तो पहला सवाल उठता है कि अगर नई नीति इतनी अच्छी थी तो कूड़े के डब्बे में क्यों फेंका आपने, और पुरानी को क्यों लाए? फिर उसके बाद दो उनके मंत्री, कौन, मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, दोनों मंत्री
केजरीवाल जी की सरकार में जहां वो मुख्यमंत्री हैं उनके आदेश के अनुसार ही काम कर रहे होंगे। ऐसा तो असंभव है मानना कि मंत्री अपने मनमर्जी करेंगे और मुख्यमंत्री सो रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा है तो मुख्यमंत्री के लायक ही नहीं है केजरीवाल जी, ऐसा मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है। उनके मंत्री जेल में है, बेल उनको नहीं मिल रही। हर बार बेल की जब बात आती है, जब दस्तावेज कोर्ट देखती है तो कहते हैं नहीं अभी अंदर रहने दें, तो कुछ तो होगा। फिर केजरीवाल जी उन पर जाता है समन 8 बार क्या कहते हैं, अभी नहीं आ सकता, मैं चुनाव में व्यस्त हूं, अभी नहीं आ सकता, मैं विपश्यना जा रहा हूं। ये गैर कानूनी समन है, चलो इस बार नहीं आऊंगा, अगली बार आऊंगा। 9वें बार उनको अरेस्ट कर दिया गया। उसमें उनका फोन जो है, जो मीडिया में हम पढ़ रहे हैं, आप अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे। माना जा रहा है कि कहीं फोन उन्होंने बदल दिया। क्यों? अगर सब कुछ अच्छा किया, गलत नहीं किया तो छुपाने की क्या जरूरत? मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दीजिए आप केजरीवाल जी की, जहां उन्होंने कहा देखिए ये आरोप है और ये मेरा दस्तावेज है सामने जिसपे मैं कह रहा हूं कि आरोप गलत है। आप उनसे शराब नीति पे करें तो कहते सिसोदिया जी ने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया। ऐसा कभी हो सकता है कि आप किसी से कहते हैं भाई मुझे यहां से एयरपोर्ट जाना है, रास्ता बताइए, तो वो आपको कहेंगे नहीं एक बार जरा नारीवन पॉइंट पे थोड़ा सा ढोकला खाकर आइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कैसे हो सकता है? या बटाटा पाव वहां पर जाकर खाइएगा, बहुत अच्छा है। सवाल जो पूछा जाता है उस पर जवाब दीजिए, उस पर जवाब नहीं दे रहे और फिर कह रहे हैं कि बीजेपी गलत कर रही है। अरे भाई बीजेपी क्या गलत कर रही है? गलत आप कर रहे हो, आप भुगत रहे हो। तो केजरीवाल जी यदि चाह रहे हैं कि किसी परीक्षा में पास हो तो पहले जिंदगी की परीक्षा में पास हो जाए। जो आज मुझे एक वाक्य दिखा दीजिए जो केजरीवाल जी ने कभी कोई बात कहा हो और किया। उनकी कथनी और करनी में तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा दिल्ली में इतने लाखों कैमरा लग जाएंगे, कहां लगे? इतने हजारों बस हो जाएंगे, कहां है? और सोशल मीडिया पे ही उनके वीडियो मिलते हैं कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं। एक तरफ उन्होंने कहा, दूसरी तरफ खुद कह रहे कहा ही नहीं। केजरीवाल जी ने तो यहां तक कहा था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। लोगों ने सुबह शाम 10-10 बार रेडियो पे सुना। पहली सरकार बनी तो कांग्रेस के साथ बना ली। तो ये तो केजरीवाल जी को क्या परीक्षा वो दे रहे हैं, जिंदगी की परीक्षा से क्या सीख रहे हैं, इसका जवाब उनसे लेना पड़ेगा। मैं कैसे बताऊं? नलिन जी, अंतिम में हमारे दर्शकों को, हमारे जी। रीडर्स को आप पहले मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका एक बहुत पुराना वरिष्ठ समाचार पत्र है, इतने दशकों से, आज़ादी से पहले से आज तक आप यहाँ जनता तक उनके सामने खबरें ला रहे हैं। आपके मैं पुराने न्यूज़पेपर हर दशक के जो हेडलाइन देख रहा था उससे दिखता है कि निष्पक्ष रूप से जो न्यूज़ वर्दी जिसको हम कहते हैं उसको खबरों को ला रहे हैं। आपके कई अच्छे हेडलाइन है पुराने, इतिहास के पन्नों में एक अच्छे भाग अब निभा रहे हैं। उनको मुझे लगता है कहीं आपको फ्रेम करके रखना चाहिए। बड़े अच्छे हेडलाइन है पुराने, गांधी जी के समय से लेकर आज तक पूरे युद्ध जो हुए हैं, विश्व युद्ध हुए, और आज तक मोदी जी तक 2014 तक मैं उनकी तस्वीर देख रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं आपके दर्शकों को इतना कहूँगा कि आप जब डिजिटल पे हो या प्रिंट में नव भारत के साथ जुड़ते हैं तो आप एक वरिष्ठ टीम के मेहनत का सार देख रहे हैं। वो आपकी सेवा में कई दशकों से है। मेरी शुभकामनाएं आपको और जो टीम यहाँ पर है आप सबको, और मैं चाहूँगा कि जितने आपने दशक अभी के इसके दुगना कम से कम आप आगे करें। नई टीम बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ते जाएंगे, और इसी एक सकारात्मक सोच के साथ आप सबको मेरा नमस्ते और धन्यवाद।